हेलो स्टूडेंट्स, ये सॉलिड स्टेट का हमारा 4th लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सम आयनिक सॉलिड्स, रेडियस रेशियो, डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग है स्ट्रक्चर्स ऑफ सम आयनिक सॉलिड। इसमें हम सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं NaCl, जो कि सबसे सिंपल है। NaCl को हम बोल देते हैं टेबल सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, देखो NaCl जो है वो Cl माइनस आयन एंड सोडियम प्लस आयन से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसके क्रिस्टल सिस्टम में Cl माइनस आयन जो है वो क्या बनाएंगे, FCC। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं या जो एनायन है वो ही हमेशा क्रिस्टल सिस्टम बनाएंगे, जैसे FCC, सिंपल क्यूबिक या किसी भी टाइप का, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बना लेंगे एनायंस, और जो केटाइन है वो वॉइड में जाएंगे, क्योंकि वॉइड का साइज छोटा होता है और केटाइन्स का साइज भी छोटा होता है। ठीक है, तो Cl माइनस क्या करेगा, FCC बना लेगा, इसको हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोल देते हैं, और जो सोडियम आयन है वो जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, FCC की। और FCC में क्या होता है, FCC यूनिट सेल में सभी 8 कॉर्नर्स पे एक एटम होता है, और जो सभी 6 फेस है क्यूब की, उनके सेंटर में एक एटम होता है। ठीक है, ये आगे वाली फेस के सेंटर का एटम है, और ये जो पीछे वाली फेस है इसके सेंटर में भी एक एटम है, और नीचे वाली फेस के सेंटर में भी एक एटम है। ठीक है, अब देखो एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं FCC में, ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया है। देखो 8 कॉर्नर पे एक एटम है, तो 8 एटम हो गए, और एक कॉर्नर जो है वो 8 क्यूब्स में शेयर होता है। जैसे इस वाले क्यूब का कॉर्नर है ये, इसके पास वाले क्यूब का भी कॉर्नर होगा। ठीक है, इसके पीछे वाले क्यूब का भी कॉर्नर होगा, और इसके पीछे जो क्यूब है उसका भी कॉर्नर ही होगा। ठीक है, 4 क्यूब तो ये हो गए, और 4 क्यूब इनके जस्ट ऊपर। ठीक है, उनके लिए ये नीचे वाले फ्लोर का कॉर्नर हो जाएगा। ठीक है, इनका अपर कॉर्नर है, और 4 क्यूब जो ऊपर आएंगे उनका ये लोअर कॉर्नर हो जाएगा। तो एक कॉर्नर 8 क्यूब में शेयर होगा, इसका मतलब एक क्यूब में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। ठीक है, अब ये देखो फेस के सेंटर वाली जो एटम है, टोटल 6 फेस होती है। ठीक है, 6 फेस है, तो ये एटम 6 हो गए। अब एक फेस जो है वो 2 ही क्यूब में शेयर होती है। जैसे ये वाली दीवार है, ये इस क्यूब में शेयर्ड है इस रूम में, और इसके पास वाले में होगी। ठीक है, तो जो दीवार है वो 2 ही रूम में शेयर हो सकती है, इसलिए इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/2। तो टोटल एटम कितने हो गए, 1 + 3, तो टोटल 4 एटम पर यूनिट सेल हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब एक यूनिट सेल में Cl माइनस आयन कितने होंगे, 4। ठीक है, सोडियम आयन कितने होंगे, देखो हमने रूल पढ़ा है N(N)2N का। ठीक है, ये N क्या है, नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम अगर 4 होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होगी, और 2N किसके लिए होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी, 8। अब यहाँ पे बात ऑक्टाहेड्रल वॉइड की हो रही है, तो सोडियम आयन भी कितनी हो जाएंगे, 4। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। ठीक है, यहाँ पे देखो जितनी भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, मतलब 4 है, वो चारों फिल है, क्योंकि देखो जब 4 Cl होंगे तब 4 Na होंगे, क्योंकि इनकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1 1। ठीक है, NaCl में जो अगर Cl 1 होगा तो Na भी 1 होगा। ठीक है, तो अगर Cl 4 है तो Na कितने हो जाएंगे, 4। इसका मतलब चारों ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर फिल्ड, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो 100% फिल्ड है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अब FCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी होंगी, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो 100% क्या है, वेकेंट। ये ठीक है। अब देखो अगर एक यूनिट सेल में 4 Cl है, 4 Na+ है, तो NaCl कितना हो गया, 4 ना। ठीक है, 4 Na और 4 Cl मिलके क्या बनाएंगे, 4 NaCl। तो इसको हम बोलते हैं 4 फॉर्मूला यूनिट। NaCl को बोल देंगे फॉर्मूला यूनिट, 4 फॉर्मूला यूनिट पर यूनिट सेल। ठीक है, एक यूनिट सेल में NaCl कितने हैं, 4, उसको बोलते हैं 4 फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, अब देखो अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हम पहले निकालना सीख चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होती है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कैसे बनती है, ये ट्राइगोनल वॉइड है। ठीक है, इसके ऊपर अगर इसके अपोजिट साइड में ट्राइगोनल वॉइड बना दें, तो ये जो बीच का फेस है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, मींस ऑक्टाहेड्रल वॉइड
अपोजिट ट्राइंगल से मिलके बनती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, कितने एटम्स है इसके बाहर, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो उसमें जो एटम जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस का कितना होगा। देखो Cl माइनस कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे होती है, एक तो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में और दूसरा हर एक एज के सेंटर में। हम लोकेशन ऑफ वॉइड्स पढ़ चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे होगी, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में और हर एक एज के सेंटर में। ठीक है, तो देखो जैसे ये क्यूब बनाया हमने, ठीक है, यहाँ पे कोने पे एटम है, फेस के सेंटर में भी एटम है। ये वाला जो एटम है इसका सबसे क्लोजेस्ट नेबर कौन सा हो जाएगा, अगर इस एज के सेंटर में भी कोई एटम है। हमें पता है कि एज के सेंटर में एटम है क्योंकि सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फील्ड है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पे है, बॉडी के बिल्कुल सेंटर में और हर एक एज के सेंटर में। जैसे यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे कौन है Na+, यहाँ पे भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यहाँ पे भी कौन है Na+। तो देखो अब इस Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बताना है। तो देखो ये वाली जो एज है इसके जस्ट ऊपर भी तो क्यूब है, तो यहाँ पे भी एक एज होगी, इसके सेंटर में भी एक एटम होगा। ठीक है, ये जो लेफ्ट वाली एज है उसके जस्ट अपोजिट राइट वाली एज भी होगी, यहाँ पे भी एक एटम है, और ये जो फ्रंट वाली एज है ऐसे जो है इसके पीछे भी एक एज होगी और उसके सेंटर में भी एक एटम होगा। तो ये हो गए नियरेस्ट नेबर, और ये डिस्टेंस कितनी है, a/2। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 6, क्योंकि Cl माइनस को कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी एज सेंटर वाले। ठीक है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो गया, 6। ये चीज हमें याद रखनी होती है NaCl के लिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कोई भी कंपाउंड है AXBY टाइप का, ठीक है, तो उसके स्ट्रक्चर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देके हमें सीधा क्या बोल देता है, AXBY हैव NaCl टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर उसके लिए कुछ भी पूछ लेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कुछ भी। ठीक है, सीधा ये हिंट देगा कि AXBY की स्ट्रक्चर NaCl टाइप है। अब ये हमें खुद ही ध्यान रखना होता है कि NaCl में Cl माइनस FCC बनाएगा और Na+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखो, NaCl पढ़ लिया, इसके बाद में दूसरा सीजियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, Cl माइनस आयन एंड CS+ आयन। ठीक है, ये सीजियम केटायन है, ये क्लोराइड आयन है। देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्लोराइड आयन है ये क्या बना लेगा, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, ये क्या बना रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट, या फिर जिसको प्रिमिटिव बोल देते हैं अपन, वो बना रहा है। ठीक है, तो अगर सिंपल क्यूबिक सिस्टम ले रखा है हमने, एटम सिर्फ 8 कॉर्नर पे ही है और कहीं पे भी एटम नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी वॉइड होगी, क्यूब के बिल्कुल सेंटर वाली। ठीक है, 4 एटम नीचे है, 4 एटम जस्ट ऊपर है, और उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है उसको बोलते हैं क्यूबिक वॉइड। ठीक है, ये जो बीच वाला स्पेस है ये क्यूबिक वॉइड है। अगर ये सिंपल क्यूबिक बनाएगा तो सीजियम कहां पे जाएगा, क्यूबिक वॉइड में। ठीक है, अब देखो सिंपल क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 1, क्योंकि 8 सिर्फ कॉर्नर्स पे ही एटम है, तो 8 एटम हो गए, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, तो ये कितना हो जाएगा, 1। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना है, 1। ठीक है, और एक यूनिट सेल में एक ही वॉइड होती है, क्यूबिक वॉइड एक ही होती है, क्योंकि एक क्यूब में एक ही तो सेंटर का सेंटर होगा। ठीक है, एक सेंटर है तो उसे क्या बोले, क्यूबिक वॉइड। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1। ठीक है, 1 एटम पर यूनिट सेल, और यहाँ पे भी 1 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक सीजियम है, एक क्लोरीन है, तो एक यूनिट सेल में 1 फॉर्मूला ऑफ सीजियम क्लोराइड पर यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8, क्योंकि 4 एटम नीचे है। ठीक है, 4 एटम जस्ट ऊपर है और उनके बीच में क्यूबिक वॉइड है। ठीक है, अगर इनके बीच में कोई एटम प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक वॉइड है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 ऊपर और 4 नीचे, 8। ठीक है, अब देखो क्यूब में Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कॉर्नर वाला एटम है Cl माइनस। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 हो जाएगा,
क्योंकि जो क्यूब के सेंटर वाला है मीन सीजीएम, Cl माइनस के पास में कितने सीजीएम है, ठीक है, इस एटम की बात हो रही है Cl माइनस की, जो सिंपल क्यूबिक सिस्टम बना रहा है। तो देखो हर एक क्यूब के सेंटर में एक सीजीएम प्लस इसको टच कर रहा है, तो ये जो कोना है वो 8 क्यूब में शेयर्ड है, तो टोटल 8 सीजीएम प्लस उसको टच कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। ये हो गया NaCl एंड सीजियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ZnS, जिंक सल्फाइड, ठीक है। जिंक सल्फाइड की दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, एक तो जिंक ब्लेंड और दूसरा वुर्टजाइट। जिंक ब्लेंड एंड वुर्टजाइट, ठीक है। अब देखो जिंक ब्लेंड जो है वो सल्फाइड माइनस आयन एंड जिंक प्लस आयन से मिलकर बना है, ठीक है। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में जो सल्फाइड आयन है वो क्या बनाएंगे, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। और वुर्टजाइट में जो सल्फाइड आयन है वो क्या बनाएंगे, HCP3D, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D, ठीक है। और ये जो Zn प्लस है वो कहां पे जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में, ठीक है। यहां पे भी Zn+2 कहां जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में, ठीक है। तो अब देखो इसने FCC बना लिया, मींस एक यूनिट सेल में कितने एटम हो जाएंगे, 4, ठीक है। ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, FCC में एक यूनिट सेल में 4 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो 4 एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। तो जिंक प्लस आयन कितने हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे सल्फर है 1 है तो जिंक भी 1 होगा, ये भी कितने हो जाएंगे, 4 एटम्स पर यूनिट सेल, क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 है ना, अगर ये 4 होंगे तो ये भी 4 होंगे, ये 3 होंगे तो ये भी 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एटम 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी, 4, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी, 8। लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में सिर्फ 4 ही एटम प्रेजेंट है, इसका मतलब 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ही फील्ड है, ठीक है। जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो 50% फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारी वेकेंट है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोई है ही नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की, जिंक प्लस के कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे मिलती है, ये ट्राइगोनल वॉइड है, ठीक है। इसके ऊपर अगर हम एक एटम और रख दें तो बीच वाली वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से मिलके बनी है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, ठीक है। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, देखो FCC में कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, 8, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होता अगर ये सारी फील्ड होती तो, लेकिन ये आधी फील्ड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वुर्टजाइट में क्या होता है, ये HCP3D में जाएगा, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने हो गए, 6, ठीक है। अगर 6 एटम पर यूनिट सेल है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 6 हो जाएगी, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाएगी, डबल, कितनी, 12, ठीक है। तो 12 टेट्राहेड्रल वॉइड है, लेकिन एक अगर हमारे पास सल्फर प्रेजेंट है तो एक जिंक प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों का रेशियो क्या है, 1, तो 6 एटम पर यूनिट सेल यही प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पे भी 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फिल्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन तो हमेशा 4 ही रहेगा, क्योंकि 4 एटम से मिलके बना, ठीक है। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। नंबर ऑफ फॉर्मूला पर एटम कितना हो जाएगा, 6 फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। इसमें होगा 6 फॉर्मूला पर यूनिट सेल, और इसमें होगा 4 फॉर्मूला पर यूनिट सेल, ठीक है। ये सारी चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फ्लोराइड एंड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर।
अगर पहले हम फ्लोराइड की बात करें तो देखो वो क्या होता है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर का एग्जांपल होता है CaF2। इसमें देखो क्या होता है, अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल पढ़े हैं या आगे पढ़ेंगे उन सभी में एनाइन स्ट्रक्चर बनाता है और केटाइन वॉइड में जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो केटाइन है वो स्ट्रक्चर बना रहा है और क्या बनाएगा, FCC। ठीक है, और एनाइन क्या करेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो अगर केटाइन FCC बना रहा है तो नंबर ऑफ कैल्शियम पर यूनिट सेल कितने हो गए, 4। ठीक है, 4 Ca+ पर यूनिट सेल, इसके 4 एटम है। ठीक है, अगर इसके 4 एटम है तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है इसके कितने एटम हो गए, देखो इनकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 4 है तो ये कितने हो जाएंगे, 8। F- के 8 एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होगी, टेट्राहेड्रल कितनी हो जाएगी, 8। अब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है और 8 ही एटम है, तो इसका मतलब है 100% टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फिल्ड। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और ये जो FCC बना रहा है अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो सभी टेट्राहेड्रल वॉइड्स फील्ड है। ठीक है, और एक एटम जो है उसके अराउंड कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है, टोटल 8। ठीक है, और सारी फील्ड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 50% फील्ड होती जैसे पहले के एग्जांपल में पढ़ा था, यहाँ पे ये 50% फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा था, 4। ये हो गया फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में देखो एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड का एग्जांपल होता है Na2O। ठीक है, यहाँ पे वही सेम चीज होगी, यहाँ पे एनाइन जो है वो FCC बनाएगा। ठीक है, और केटाइन कहां पे जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में। फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो है सिर्फ इसी एग्जांपल में केटाइन जो है वो क्रिस्टल सिस्टम बना रहा है और एनाइन वॉइड में जा रहा है, बाकी सभी एग्जांपल में एनाइन क्रिस्टल बनाएगा और केटाइन वॉइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके एटम्स कितने होंगे, 4 एटम्स पर यूनिट सेल। अब इसके 1 एटम है तो इसके 2 है, तो इसके जब 4 हो जाएंगे तो इसके कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, 8 एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, अब हमें Nn12 वाला रूल भी पता है, एटम्स अगर 4 होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होंगे। 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, 8 ही Na+ है, तो सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स फील्ड हो गई। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 100% फील्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमेशा ही 4 होगा क्योंकि वो 4 एटम से मिलकर बना है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि एक एटम जो है उसके सराउंडेड 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। अगर वो सारी फील्ड होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। अगर सारी फील्ड ही नहीं है, 8 वॉइड है लेकिन चारों में एटम प्रेजेंट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे सारी फील्ड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 8 है। ठीक है, अब अगर हम एक फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, तो कितने फॉर्मूला है एक यूनिट सेल में, अगर ये 4 है ये 8 है तो कितने फॉर्मूला यूनिट हो गया, 4 फॉर्मूला पर यूनिट सेल। यहाँ पे भी सेम 4 फॉर्मूला। फॉर्मूला का क्या मतलब होता है, ये जो आयनिक कंपाउंड बना हुआ है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं 4CF2 पर यूनिट सेल। 4 होने का क्या मतलब है, 4 कैल्शियम हो गए और 4 F2 है, मतलब फ्लोरीन कितने हो गए, 8। ठीक है, अब देखो इसके बाद में है डायमंड। ये हमारी स्ट्रक्चर हो चुकी है सारी। ये स्ट्रक्चर है हमें जो हमें याद रखनी होती है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ना दियो, सीधा ये बोल दिया कि कोई भी AB2 टाइप का कंपाउंड है। ठीक है, AB2
B2 टाइप का कंपाउंड और वो फ्लोराइड स्ट्रक्चर बना रहा है या फिर बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये हमें खुद याद रखना होता है कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, केटायन FCC बनाएगा, इस केस में एनायन FCC बनाएगा और केटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा, और कितने फॉर्मूला यूनिट या कोऑर्डिनेशन नंबर ये सब हमें ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल डायमंड। ठीक है, डायमंड जो है वो कोवेलेंट सॉलिड है। ठीक है, डायमंड से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है सॉलिड में। देखो डायमंड के केस में क्या होता है, डायमंड में जो कार्बन एटम है वो क्या करेगा, FCC स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, और कार्बन एटम ही टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा। अब जो डायमंड है वो तो सिर्फ कार्बन से मिलकर बना है, उसमें कोई और एटम है ही नहीं। ठीक है, जैसे NaCl में तो एक Cl था, एक Na था, डायमंड में तो सारे कार्बन है, जो स्ट्रक्चर बना रहा है वो भी कार्बन है, जो वॉइड्स में जा रहा है वो भी कार्बन है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर FCC बना रहा है तो एक यूनिट सेल में कितने कार्बन आएंगे, यहाँ से 4 कार्बन एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है। ठीक है, अगर एक कार्बन यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, ये भी क्या हो जाएगा 4 कार्बन एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, देखो अब टोटल कार्बन एटम कितने हो गए, 8। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है नेट के जेईई के एग्जाम में कि कोई कार्बन कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन देके फिर पूछा है नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, ये दोनों ऐड होंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम है। जैसे जो दूसरे आयनिक कंपाउंड थे NaCl, उनमें क्या था, 4 Cl थे, 4 Na थे, तो वो 4 Na और 4 Cl मिलके 4 NaCl बना रहे हैं। यहाँ पे ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 8 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर वही हो जाएगा कितना, टेट्राहेड्रल वॉइड का हमेशा 4 रहेगा। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड 50% फील्ड है, क्योंकि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है एक FCC में, यहाँ पे 4 ही एटम प्रेजेंट है, तो ये 50% फील्ड है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 हो जाएगा, मतलब सारे कार्बन एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। ठीक है, अब देखो एक तो इसे ये क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो वो 8 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा था, क्वेश्चन था कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डायमंड। ठीक है, अब हमें अगर जरा सा भी याद है कि डायमंड तो FCC है, तो हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी कर देते हैं, 74%, क्योंकि हमने याद कर रखी है FCC की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, 74%। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। देखो क्या होता है, जैसे ये कोई भी क्यूबिक सिस्टम है, ठीक है, और ये किसकी यूनिट सेल है, डायमंड की। अब डायमंड में क्या है, जो सभी कॉर्नर्स है वहां पे भी कार्बन एटम है। ठीक है, और बाकी कार्बन कहां पे जा रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड में। और टेट्राहेड्रल वॉइड की मैंने क्या लोकेशन बताई थी कि एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां पे होती है, बॉडी डायगोनल पे। एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल है, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो जाती है, 8। ठीक है, तो जैसे हम ये बॉडी डायगोनल बनाए, ये वाला, ठीक है, तो इस पे कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड होगी, ये वाली और ये वाली। ये मैंने साइड में क्यों बनाई है, क्योंकि क्यूब के बिल्कुल सेंटर में तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहां पे होती है, क्यूब के बिल्कुल सेंटर में और हर एक एज के सेंटर में। तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमें क्या कहां मिलेगी, इस ऑक्टाहेड्रल के वॉइड के बाहर, मतलब एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। ये वाली टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है, और ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल। तो इस पोर्शन को अगर हम बाहर निकाल लें तो वो हमें ऐसा दिखेगा क्या, देखो इस पोर्शन को बाहर निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक एटम है, ये एटम हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड हो गई। फिर उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फिर वापस टेट्राहेड्रल वॉइड, और फिर एटम।
ठीक है, तो ये पोर्शन हमने बाहर निकाल लिया। ये कॉर्नर के एटम है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो डायमंड में क्या होता है, कॉर्नर पे तो एटम है ही, यहाँ पे एक एटम है, टेट्राहेड्रल वॉइड में भी एक कार्बन एटम है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल क्या होता है, √3a। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट क्लास में। बॉडी डायगोनल ये जो होता है वो होता है √3a। ठीक है, ये कार्बन जो है इसकी रेडियस हमने r मान ली, तो इसकी रेडियस भी r होगी क्योंकि सारे कार्बन एटम है, अगर एक की रेडियस r है तो दूसरे की भी r होगी। और ये जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, √3a। ठीक है, तो यहां तक अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे ये वाली, तो वो कितनी हो जाएगी, √3a/2। ठीक है, और यहां की अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, √3a/4। टोटल डिस्टेंस कितनी है, √3a। अगर इसका हाफ लेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का सेंटर लेंगे, तो ये √3a/2 हो जाएगी। और अगर हम ये लेंगे 1/4 पोर्शन लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, √3a/4। तो डायमंड के लिए क्या हो गया, √3a/4 इज इक्वल टू 2r। ये जो डिस्टेंस है ये √3a/4 है, ये हमें किससे इंफॉर्मेशन मिली, बॉडी डायगोनल से। और इसको हम 2r कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि इस एटम की रेडियस r है तो इसकी भी r है, तो ये जो डिस्टेंस है वो 2r के इक्वल हो गई। अब देखो हमें पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है फॉर डायमंड। ठीक है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम क्यूब का कितना होता है, a क्यूब। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हैं, यहाँ पे 8। ठीक है, इस केस में कितने, 8 डायमंड के केस में। हालांकि एफसीसी में 4 ही होते हैं, लेकिन डायमंड में टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कार्बन ही है, तो टोटल 8 हो जाएंगे। और एक एटम का फॉर्मूला, एक एटम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³। ठीक है, अब देखो a जो है उसका रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, √3a/4 इज इक्वल टू 2r है, तो यहां से a हमें क्या मिल जाएगा, a देखो क्या हो जाएगा, 2r/√3 × 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो a की जगह हम क्या रख देंगे, 2 × 4/√3 का क्यूब, और साथ में क्या है, r भी है। ठीक है, r का क्यूब, तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डाटा बचा है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.34। और अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या निकला, पैकिंग फ्रैक्शन। अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो ये हो जाएगा 34%। रेडियस रेशो देखो क्या होता है, रेडियस ऑफ केटाइन बाय रेडियस ऑफ एनाइन। केटाइन टू एनाइन रेडियस जो है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R ऑफ केटाइन बाय R ऑफ एनाइन, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R ऑफ वॉइड बाय R ऑफ एनाइन। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो सभी क्यूबिक सिस्टम में एक CF को F2 को छोड़ के सभी सिस्टम में एनाइन सिस्टम बना रहा है, FCC या BCC कोई भी टाइप का क्रिस्टल। जो केटाइन है वो वॉइड में जा रहा है, तो जो वॉइड का साइज होगा उसी साइज का केटाइन उसमें फिट होगा। ठीक है, तो जो केटाइन की रेडियस है वही वॉइड की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो रेडियस रेशियो हमें याद रखनी पड़ती है ये टेबल। जैसे अगर हमारे पास 0.155 टू 0.225 रेडियस रेशियो आए। ठीक है, रेडियस का जो रेशियो है वो इस रेंज में आए, तो जो हमारी वॉइड होएगी वो कौन सी होएगी, ट्राइगोनल वॉइड, ये वॉइड होएगी। ठीक है, ट्राइगोनल वॉइड। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 3। ठीक है, वॉइड कौन सी है,
ट्राइगोनल वॉइड। ठीक है, ये मैंने लिखा है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये है वॉइड और ये है रेडियस रेशियो। ठीक है, अब देखो अगर ये रेशियो हमारे पास आए 0.225 to 0.414, ठीक है, तो रेडियस होगी, तो वॉइड होगी हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे होती है, ये जो 3 एटम है इनके ऊपर अगर एक एटम और रख दें, जैसे ये वाली 3 एटम है, ठीक है, इनके ऊपर एक एटम और रख दिया, 3 एटम ये नीचे थे, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसी को हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं क्या। ठीक है, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं इसको। एक नीचे 3 एटम थे, एक ऊपर रख दिया, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, अगर ये रेशियो 0.4142 to 0.732 हो तो क्या हो जाएगा, वॉइड जो है हमारी या तो वो ऑक्टाहेड्रल हो सकती है या फिर हो सकती है स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अगर वॉइड ऑक्टाहेड्रल है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऐसे मिलती है हमें। ठीक है, ये बीच वाला जो स्पेस है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और कितने एटम से मिलके बना है, 6। ठीक है, ये 6 एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और स्क्वायर प्लेनर वॉइड कैसे होती है, जो 4 एटम से मिलके बनती है, ये अगर 4 एटम हम 2D में रख दें, ये 2D वाली जो वॉइड है वो स्क्वायर प्लेनर है, तो उनके बीच का स्पेस क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ये जो ट्राइगोनल वॉइड है वो भी 2D की वॉइड है। ठीक है, 3D में कौन कौन सी वॉइड होती है, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल या फिर सिंपल क्यूबिक वॉइड। ठीक है, अगर ये रेडियस रेशियो जो है वो 0.732 1 आ जाए, ठीक है, तो हमारे पास वॉइड कौन सी हो जाएगी, क्यूबिक वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 8 एटम से मिलकर बनती है क्यूबिक वॉइड, और दिखती कैसी है, ऐसी। ठीक है, 4 एटम नीचे है, 4 एटम है ऊपर, जो बीच वाला जो गैप है वो है क्यूबिक वॉइड। ठीक है, अब ये जो रेडियस रेशियो है, केटायन की रेडियस छोटी होती है, एनायन की बड़ी होती है, तो ये लेसर देन 1 आएगा। ठीक है, लेसर देन 1 आएगा हमेशा, और ये डाटा में याद रखना है कि इस टाइप की अगर रेंज आएगी तो हमारे पास कौन सी वॉइड होगी। ठीक, ये रेडियस रेशियो के क्वेश्चंस है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, केटायन की रेडियस दे रखी है, केटायन की रेडियस क्या है, 60 पिकोमीटर। ठीक है, एंड एनायन की रेडियस भी दे रखी है, ये क्या है, 140 पिकोमीटर। अब हमें इस केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ठीक है, तो रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस रेशियो हो जाएगा रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, क्या हो जाएगा, 60 पिकोमीटर अपॉन 140 पिकोमीटर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.471। ठीक है, और ये जो डेटा है ये किसके लिए होता है, देखो रेडियस रेशियो की टेबल में क्या लिखा हुआ है, 0.4142 0.732 की अगर हम बात करें तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए है। ठीक है, इसका मतलब ये जो अपने पास वॉइड का साइज आया है ये किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, मतलब ये जो Mg+ है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 6। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिली, रेडियस रेशियो जो है वो 0.471 आया, मींस ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेंज में आया, तो जो Mg+2 है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, AB टाइप का कोई कंपाउंड है, B की रेडियस दे रखी है। ठीक है, और A जो है, केटायन जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो कैलकुलेट द मिनिमम रेडियस ऑफ केटायन। मिनिमम रेडियस का क्या मतलब होता है, देखो जैसे ऑक्टाहेड्रल के लिए हमारे पास ये रेंज है, ठीक है, 0.4142
0.732। ये जो रेडियस है ये मिनिमम रेडियस है, ठीक है, और ये वाली क्या होती है, मैक्सिमम। जो भी टेबल बनाई है उसके लेफ्ट साइड में जो लिखा है वो मिनिमम रेडियस है और राइट साइड में जो है वो मैक्सिमम। जैसे देखो हमने ये ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखा है, इसके जस्ट ऊपर जो टेट्राहेड्रल है उसकी रेंज क्या थी, 0.2252 0.414। इसका मतलब ये जो 0.414 है वो अगर हम टेट्राहेड्रल में कंसिडर करें तो हमारा जो रेडियस है वो मैक्सिमम है और इसमें मिनिमम है। मींस यहाँ पे हम आइडियल की बात कर रहे हैं। अगर वॉइड का साइज जितना छोटा होगा, केटाइन का साइज जितना छोटा होगा, हमारा सिस्टम उतना ही आइडियल होगा, ठीक है। अगर जैसे एनाइन ने कोई क्रिस्टल बना रखा है उसमें हम जो घुसा रहे हैं केटाइन, उसका साइज बड़ा हो जाएगा तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, एक्सटेंडेड या डिस्टोर्टेड, ठीक है। आइडियल होने के लिए जो बीच की वॉइड है या जो बीच में केटाइन जा रहे हैं उनका साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमने टेबल बनाई थी उसके लेफ्ट साइड में जो डेटा है वो आइडियल के लिए और राइट साइड में है वो एक्सटेंडेड सिस्टम के लिए, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए आइडियल सिचुएशन क्या हो जाएगी, 0.414, ठीक है। और वैसे भी उसने मिनिमम रेडियस पूछी है तो मिनिमम वाला डेटा लेंगे ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, उसने बता रखा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो कितना होता है, 0.414। 0.4142 0.732 होता है, लेकिन हम मिनिमम वाला लेंगे क्योंकि हम सिस्टम को आइडियल कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब तक वो ना बोले कि सिस्टम एक्सटेंडेड है, ठीक है, या फिर वो ऐसे बोल देता कि मैक्सिमम रेडियस बताओ तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, 0.732, ठीक है। और इसमें क्या गिवन है, एनाइन की रेडियस गिवन है, ठीक है। हमें केटाइन की रेडियस बनानी है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आएगा, 99.9 किसमें है, पिकोमीटर, ठीक है। रेडियस रेशियो भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे मास हम लेंगे ग्राम में, मास इन ग्राम, और वॉल्यूम इन ml, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेंसिटी का, ग्राम पर ml, या फिर हम इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो देखो हमें वॉल्यूम तो क्यूब का पता है, a क्यूब हो जाएगा। अब हमें बताना है मास कितना होगा यूनिट सेल का, ठीक है। तो देखो मास कैसे निकालेंगे, मोल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, ठीक है, बाय GMM, ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। और मोल्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है नंबर ऑफ एटम्स, उनको हम बोल देते हैं मान लो N नोट बोल दिया, ठीक है, अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल हम जो निकाल रहे हैं उनको Z बोल रहे हैं, तो इस N नोट को मैंने Z लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Z। अब ये दोनों मोल्स के फॉर्मूला है तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। इक्वल रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, Z बाय Na इज इक्वल टू हो जाएगा मास इन ग्राम बाय GMM, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, वॉल्यूम तो हमें क्यूब का पता है, A क्यूब होता है, हमें चाहिए मास इन ग्राम, ठीक है। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम देखो क्या होगा, Z बाय Na, Na क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है। और ये GMM क्या है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे GMM है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और Na है एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो डेंसिटी का हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम, हमारे पास क्या है, Z इंटू GMM, ठीक है, बाय एवोगाड्रो नंबर, और नीचे क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला।
ठीक है। अब देखो यूनिट कन्वर्जन करवाया जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चन में। जैसे एक तो ये 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब देखो हमें डेंसिटी निकालनी है पर ml या पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हो सकता है जो वॉल्यूम हमें गिवन हो, ठीक है, वो हमें दे दे, जैसे रेडियस दे दे, ठीक है, वो हमें दे दे पिकोमीटर में, ठीक है। तो पिकोमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10 रेज टू पावर माइनस 12 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर हमें नैनोमीटर में दे दे तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 रेज टू पावर माइनस 9 मीटर। सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। या फिर एंगस्ट्रॉम में दे दे, ये कितना हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम होता है 10 रेज टू पावर माइनस 10 मीटर, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा माइनस 8 सेंटीमीटर। इस टाइप से यूनिट कन्वर्जन करवाया जा सकता है। अब देखो वॉल्यूम नीचे क्यूब में गिवन है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है a क्यूब, तो यूनिट का भी क्यूब हो जाएगा। डेंसिटी का क्वेश्चन है नेट का, देखो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू जीएमएम बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम मीन्स ए क्यूब, ठीक है। अब देखो हमें क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, ठीक है, 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जेड देखो हमें क्या गिवन है एफसीसी, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं 4। जीएमएम हमें बताना है, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर हमें पता है कितना होता है 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23 इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम में देखो हमें ए गिवन है, ठीक है, एज लेंथ ए गिवन है और ये कितना है 500 पिकोमीटर, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है और ये है पिकोमीटर में, तो पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 रेज टू पावर माइनस 12 मीटर मीन्स 10 रेज टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 500 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 का होल क्यूब, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। 1.33, अब यूनिट सारी यही आ गई, जीएमएम ग्राम में और इसको हमने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो 4 इंटू जीएमएम हमें बताना है, मॉलिक्यूलर मास बताना है 6.023 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ठीक है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, ठीक है, और 100 का क्यूब कितना हो जाएगा 10 रेज टू पावर 6, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया। अब इसका क्यूब कितना हो जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 30, ठीक है। तो देखो 10 रेज टू पावर 23 प्लस 6 कितना हो गया 29, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 29 है और माइनस का 30, तो माइनस का 1 बचेगा सिर्फ, ठीक है। 29 कैंसिल हो गए और यहाँ पे बचा है सिर्फ 1। अब ये भी गया और ये भी, ठीक है। अब देखो जीएमएम क्या हो जाएगा 1.33 इंटू 6.023 इंटू 125 डिवाइड बाय 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे 10 रेज टू पावर माइनस 1 भी है, ठीक है। आंसर आएगा 520.3 कुछ, ठीक है, इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 1। अब ये माइनस 1 को हटाएंगे तो पॉइंट आगे आ जाएगा, सॉरी ये आएगा 250.3, ठीक है। ये माइनस 1 को हटाएंगे तो पॉइंट आगे आ जाएगा मीन्स यहाँ पे आ जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यूनिट कन्वर्जन हमें चेक करना होता है वहां पे। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है सॉलिड्स के लिए, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू जीएमएम बाय एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब, ठीक है। और पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब
बाय वॉल्यूम ए क्यूब। ठीक है, अब देखो हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है नेट में, या इस टाइप से पूछ सकता है कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है, पहले उसकी स्ट्रक्चर एफसीसी थी, ठीक है, अब उसके स्ट्रक्चर बीसीसी में कन्वर्ट हो गई, किसी भी टेम्परेचर पे क्रिस्टल सिस्टम को हमने चेंज कर दिया और उसको बीसीसी में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका जो डेंसिटी चेंज है या जो डेंसिटी का रेशियो है जो चेंज हो रहा है डीएफसीसी टू डीबीसीसी, ये जो रेशियो है ये पैकिंग फ्रैक्शन के साथ कैसे रिलेशन रखता है, ठीक है, इनका रेशियो क्या आएगा। तो देखो जैसे पहले ये वाली जो डेंसिटी है ये मान लो मैंने बीसीसी के लिए लिखी, ठीक है, या फिर बीसीसी को हम 1 बोल देते हैं और एफसीसी को 2 बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा D1, तो Z1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक ही सिस्टम को चेंज कर रहे हैं तो जीएमएम मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही होगा। पहले भी हमारे पास जैसे मान लो कैल्शियम का सिस्टम था वो बीसीसी था, अब कैल्शियम को हमने एफसीसी में चेंज कर दिया, तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो कैल्शियम का सेम रहेगा, ठीक है, ये भी कांस्टेंट रहेगा और ये ए जो है वो भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज होगा ना एफसीसी टू बीसीसी, ठीक है। अब देखो डेंसिटी हमें बतानी है, रेशो निकालना है बीसीसी के साथ, तो ये हो जाएगा D2 और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा Z2 इंटू GMM बाय Na इंटू A2 क्यूब, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो सेम ही रहेंगे, कांस्टेंट है, तो D1 और D2 का रेशियो क्या आ जाएगा Z1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा A2 का क्यूब, Z2 ये नीचे आएगा, ये क्या हो जाएगा A1 का क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास डेंसिटीज का रेशियो। अब इसका पैकिंग एफिशिएंसी के रेशियो के साथ क्या रिलेशन है, देखो जैसे पैकिंग एफिशिएंसी पहले हमने बीसीसी के लिए तो उसको 1 लिख दिया, यहाँ पे Z1 आ जाएगा, A1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैकिंग रेशियो निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी एफसीसी के साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा Z2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बाय A2 क्यूब, ठीक है। अब देखो ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी ये वाली जो है, क्योंकि एटम्स अगर सेम है, ठीक है, तो रेडियस भी सेम रहेगी और बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये तो सेम हो जाए कैंसिल हो जाएगा और रेशियो क्या आएगा हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 1 बाय पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू Z1 इंटू ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा A2 क्यूब Z2 और ये वॉल्यूम नीचे आ जाएगा इंटू A1 क्यूब, ठीक है। तो दोनों का जो रिलेशन आया है वो क्या है, देखो इधर का डेटा और इधर का डेटा सेम है, 1 किसको बोला है बीसीसी को और 2 किसको बोला है एफसीसी को। इसका मतलब D1 बाय D2 इज इक्वल टू PF1 बाय PF2 हो जाएगा क्या, ठीक है। दो क्रिस्टल सिस्टम की डेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा जो उनकी पैकिंग एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। जैसे हमें कुछ भी ना बोले, ठीक है, कोई भी कंपाउंड बोल दे कि पहले वो एफसीसी था, कोई भी अननोन एलिमेंट है, ठीक है, पहले वो किस में था बीसीसी में, फिर उसको कन्वर्ट कर दिया एफसीसी में, ठीक है, बीसीसी टू एफसीसी वो जा रहा है, तो इसका डेंसिटी रेशियो क्या होगा ये हमसे पूछा है, डेंसिटी का रेशियो। तो देखो कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी हमें याद होती है ना, ठीक है। जैसे एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 74% और बीसीसी की कितनी होती है 68%। हमने कैलकुलेट की थी ना 3D में पैकिंग एफिशिएंसी, बीसीसी की कितनी थी 68% और एफसीसी की कितनी है 74%। ये इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं गिवन, ये भी हमें याद रखनी होती है। हमें सिर्फ इतना बताया कि कोई भी एक एलिमेंट है वो बीसीसी से एफसीसी जा रहा है, तो डेंसिटी का क्या रिलेशन होगा, दोनों की डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, तो जो उनका पैकिंग एफिशिएंसी का रेशियो है वही डेंसिटी का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये नेट का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है। देखो इसमें क्या पूछा है कि कोई भी एलिमेंट है वो एफसीसी से बीसीसी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो एफसीसी से बीसीसी मॉडिफिकेशन हो रहा है इनका डेंसिटी रेशियो निकालना है इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम की टर्म में निकालना है। तो देखो एफसीसी एंड बीसीसी की डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। डेंसिटी जैसे बीसीसी को एफसीसी को 1 बोल रहे हैं, ठीक है, बीसीसी को 2,
ठीक है, तो D1 क्या हो जाएगा, Z इंटू GMM, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम को V लिखा है इसने, ठीक है, तो अपन V लिख लेते हैं, V1। ये किसके लिए हो गया, FCC के लिए, ठीक है। रेशियो निकालना है तो BCC का 2 लिखेंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये Z1 हो जाएगा, Z2 इंटू GMM Na इंटू V2। अब देखो सेम ही एलिमेंट है जो FCC से BCC में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका मोलर मास तो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है ही। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, D1 बाय D2 इज इक्वल टू Z1, ठीक है, Z1 और ये V2 ऊपर चला जाएगा, Z1 इंटू V2, नीचे क्या है Z2 और ये V1 नीचे है तो V1। अब देखो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये जो D1 है, अब इसको अपन FCC लिख लेते हैं, ये FCC हो गया, ठीक है, ये हो गया DBCC, ठीक है। Z1 जो है वो FCC का है, और FCC में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 2 कौन है, BCC, ठीक है। नीचे BCC में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 2, वॉल्यूम ऑफ FCC, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2। तो इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, देखो 2 वॉल्यूम ऑफ BCC रेशियो वॉल्यूम ऑफ FCC, ये हो गया क्या इन दोनों का रेशियो। तो आंसर क्या हो जाएगा, B। क्लियर है सबको।